हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि बहुत ही बेहतरीन एक करियर ऑप्शन के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, कंपनी सेक्रेटरी। मेरा मानना यह है कि कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस एक बहुत ही अंडररेटेड कोर्स है। जैसे सीए को इंपॉर्टेंस दी जाती है, सीए के बारे में लोग जानते हैं कि सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसे सीएस को लेकर के लोग अभी बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। सीएस का मतलब कोई कंप्यूटर साइंस से लेता है, कोई कंपनी सेक्रेटरी का जो स्कोप है, उसका क्या पर्पज़ होता है, क्या क्यों अपॉइंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें लोग नहीं जानते हैं। तो आज हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये पूरी चीज़ें समझने के बाद में आपको सीएस की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी, इस बात की पक्की गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखते हैं कि सीएस का स्कोप क्या होता है या सीएस बेसिकली कहां कहां पर काम करता है, सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो सीएस की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं गवर्नेंस से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फंक्शन। ये सारे स्कोप होते हैं सीएस के, यानी स्कोप का मतलब इतने सारे एरिया में सीएस काम करता है। तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो वर्ड है ये आपके लिए नया होगा शायद, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? अगर आप कंपनी के प्लेटफॉर्म पे बिजनेस कर रहे हो तो कंपनी में होता क्या है कि पैसा कोई और लगाता है और काम कोई और करता है। यानी पैसा कौन लगाता है? शेयर होल्डर्स। और काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इनके बीच में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी का मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी कंपनी में, वो कंपनी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। और सीएस का मेन रोल आता है यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के। सीएस बेसिकली आप समझो कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनके बीच की एक कड़ी है, एक चेन है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर को जोड़ती है। अगर कंपनी सेक्रेटरी जितने भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंप्लायंसेस हैं वो सारे पूरे करता है, सेबी की गाइडलाइंस को पूरे करता है, तो इसका मतलब उस कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा माना जाता है। तो सीएस की जो मेन वैल्यू है या सीएस की जो मेन ड्यूटी है वो आप समझ लीजिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड होती है। इसको बेसिकली लिंक माना जाता है बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स के बीच में। साथ में लीगल रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब देखो, कंपनी सेक्रेटरी को बेसिकली लीगल ब्रेन ऑफ कंपनी माना जाता है। कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, सबको पता है। कानून की नज़र में कंपनी की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है। अब उसके पास अपना दिमाग तो नहीं होता। सीएस को लीगल ब्रेन बोल सकते हो, लीगल ब्रेन ऑफ कंपनी। और साथ में कंप्लायंसेस का गार्जियन बोल सकते हो सीएस को। क्यों? क्योंकि कंपनी में कंप्लायंसेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएस की होती है। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा हुआ है, कंपनी लॉ पूरा का पूरा किसने पढ़ा हुआ है? सीएस ने पढ़ा हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंप्लायंसेस के बारे में नहीं मालूम है, कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंसेस के बारे में मालूम है। तो लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस जो होते हैं, अब सेबी की गाइडलाइंस है, फेमा की गाइडलाइंस हैं, कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस हैं, जितने भी कॉर्पोरेट लॉज हैं, बिजनेस लॉज हैं, उनकी सबकी जानकारी कंपनी सेक्रेटरी के पास में होती है। तो कंपनी पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है लीगल कंप्लायंसेस को लेकर के कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कोप है कंपनी सेक्रेटरी के लिए। दूसरा, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता है वो पूरा का पूरा सीएस मैनेज करता है। जैसे कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी है, उसके नोटिसेस को ड्राफ्ट करना है, उसका एजेंडा क्या होगा उसको ड्राफ्ट करना है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है या जो जनरल मीटिंग्स हो रही है उसके मिनट्स को देखना। जितने भी स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स होते हैं, कंपनी के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी सीएस की होती है। इवन जो शेयर होल्डर्स के साथ में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स के साथ में रिलेशन बिल्डअप किया जाता है, वो भी सीएस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद में अगला रोल आता है एडवाइजरी रोल। एक तरीके से आप ये समझो कि कंपनी का डॉक्टर होता है, कंपनी का जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, या सॉरी लीगल एडवाइजर आप बोल सकते हो। कंपनी का जो लीगल एडवाइजर है वो सीएस होता है। तो कभी भी कंपनी किसी भी प्रॉब्लम में फंसती है तो वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एडवाइजरी रोल प्ले करता है वो सीएस होता है। अगर कभी भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, जैसे कि मर्जर या एक्विजिशन, उसमें सीएस की एडवाइस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है, बाईबैक लेकर के आ रही है, डिविडेंड की जो पॉलिसीज होती हैं उसमें एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है सीएस। और कंपनी की जो रिस्क मैनेजमेंट और जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं उसको लेकर के सीएस मेन एडवाइजरी रोल प्ले करता है। उसके बाद में आता है सेक्रेटेरियल ऑडिट।
सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। तो बेसिकली सेक्रेटेरियल ऑडिट कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सीएस की होती है। अभी जितने भी आईपीओस होते हैं, मर्जर होते हैं, टेक ओवर या जो भी ज्वाइंट वेंचर्स हैं, उसमें ड्यू डिलिजेंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएस की होती है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब कंपनी सेक्रेटरी इस बात को एश्योर करता है कि कंपनी अगर आईपीओ लेकर के आ रही है तो आईपीओ की गाइडलाइंस, मर्जर एक्विजिशन की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से उसने फॉलो किया हुआ है। अगर इस बात को इंश्योर करता है लीगल रेडीनेस फॉर इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स। तो ये सीएस की ड्यूटी होती है। रिप्रेजेंटेशन, एनसीएलटी, आरओसी या कहीं पर भी अगर कंपनी की कोई भी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है तो सीएस वहां पर भी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो आरओसी हो, सेबी हो, एनसीएलटी हो। अगर यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है तो कंपनी को रिप्रेजेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएस की होती है। उसके बाद में स्ट्रेटेजिक एंड मैनेजमेंट फंक्शन, कंपनी की क्या प्लानिंग होगी, कंपनी पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट करेगी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीएस की ही होती है। अब समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में सीएस के लिए आप सीएस बनोगे। सीएस को कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ कंपनी बोला जाता है। लीगल एडवाइजर भी आप बन सकते हो, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट भी बन सकते हो, सेक्रेटेरियल ऑडिटर भी आप बन सकते हो, गवर्नेंस प्रोफेशनल भी बन सकते हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बना जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी। और साथ में आप अगर अपनी प्रैक्टिस करना चाहो तो आप अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इतने सारे करियर ऑप्शंस होते हैं सीएस के पास में। तो इस चीज़ को भूल जाइए कि लोग कहते हैं ना कि सीएस बनने के बाद में ज़्यादा काम नहीं है या सीएस क्या करता है। तो सीएस के पास में इतने सारे रोल्स हैं, इतने सारे काम सीएस कर सकता है। अब देखिए किसको जरूरत होती है कंपनी सेक्रेटरी की। बहुत सारे लोग कहते हैं सीएस की उतनी डिमांड नहीं है। आज ये गलतफहमी भी आपकी दूर करते हैं। देखिए किसको किसको रिक्वायरमेंट होती है। अब हर एक कंपनी को अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो आपको कंप्लायंसेस तो पूरे करने ही करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो किए बिना कभी रन हो ही नहीं सकती। और जब कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करना है तो आपको सीएस को रखना ही रखना होगा। और अगर आप सीएस नहीं भी रख रहे हो तो सीएस का एडवाइजरी रोल तो 100% हर एक कंपनी के लिए होता है। तो देखते हैं कौन कौन सी एंटिटीज हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको सीएस की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले तो मैंडेटरी अपॉइंटमेंट, यहां तो रखना ही रखना है, यहां पर ऑप्शन नहीं है आपके पास में। अगर कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, अगर कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उसको सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी और साथ में कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए उसको कंपलसरी किया गया है कि हर एक लिस्टेड कंपनी को सीएस रखना जरूरी है। और ऐसी कोई भी पब्लिक कंपनी जिसकी पेडअप 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है तो फिर वहां पर उसको भी सीएस रखना कंपलसरी। और प्राइवेट कंपनी में भी अगर पेडअप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है तो वहां पर उसको सीएस रखना कंपलसरी है एज पर कंपनीज एक्ट। और ये बात कंपनीज एक्ट 2013 यानी कानून में ये बात लिखी हुई है कि हर एक कंपनी जिसकी पेडअप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है उसको सीएस रखना कंपलसरी है। दूसरा, ग्रोइंग एंड लार्ज कॉर्पोरेट। देखिए जरूरी नहीं है कि 10 करोड़ से ज्यादा होगी तभी आपको रखना है या लिस्टेड कंपनी होगी उसको ही रखना है। अगर कोई भी कंपनी ग्रोइंग कंडीशन पर है, अपना बड़ा सेटअप बनाना चाहती है, जनरली जो स्टार्टअप्स होते हैं वो बड़े प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं तो उनको भी सीएस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर रही हो या कोई भी कंपनी आईपीओ प्लान कर रही है, मर्जर या एक्विजिशन का प्लान कर रही है, और इवन जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनको भी सीएस की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? बाहर की कंपनी है, इंडिया में अगर बिजनेस करने के लिए आई तो उसको इंडिया के कंप्लायंसेस के बारे में तो पता नहीं है, तो वो सीएस को रखेगी और सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके कंप्लायंसेस को पूरा करना। तो इस वजह से जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनको भी सीएस की रिक्वायरमेंट होती है। साथ में देखिए अगर कोई भी कंपनी सेबी, आरओसी, आरबीआई, एनसीएलटी या किसी के साथ में भी डील कर रही है तो उसको सीएस की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। लिस्टेड कंपनी के लिए देखते हैं, लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना। और कंप्लायंस ऑफिसर होता कौन है? कंप्लायंस ऑफिसर होता है सीएस। अगर आप लिस्टेड हो तो आपको सेबी की एलओडीआर रेगुलेशंस भी फॉलो करनी होती है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी सेक्रेटरी की होती है। उसके बाद में प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कंसल्टेंसी। तो देखिए अगर कोई भी स्टार्टअप है, ठीक है, वो भले ही या कोई नई कंपनी है तो वो भले ही एक
परमानेंट सीएस को हायर ना करे, लेकिन वहाँ पर सीएस की एडवाइस तो वो लेगा ही लेगा। तो इस वजह से जितने भी स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमई हैं, एलएलपीज हैं, एनजीओ हैं, यानी कि सेक्शन 8 कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, अगर वो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं तो वो सीएस की कंसल्टेंसी सर्विसेज ज़रूर लेते हैं। साथ में जो बैंक्स हैं, एनबीएफसी हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इनको भी सीएस रखना पड़ता है। साथ में जो गवर्नमेंट और जो पब्लिक सेक्टर हैं उनको भी सीएस रखना पड़ता है। जितने भी पीएसयूज हैं, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनको भी सीएस की रिक्वायरमेंट होती है। तो सीएस का स्कोप अपने आप में बहुत ज़्यादा है और हर एक को, अगर चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज हैं, आपको सीएस की कंसल्टेंसी सर्विसेज या एक परमानेंट सीएस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सीएस के बिना आप कोई काम कर ही नहीं सकते हो किसी भी तरीके से। कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी लॉ की सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएमए हो, उसको उतना कंपनी लॉ नहीं पढ़ाया जाता जितना एक सीएस को पढ़ाया जाता है। सीएस को हर एक एक्ट के, हर एक सेक्शन के बारे में, पूरे के पूरे कंपनी लॉ के बारे में हर एक प्रोविजन उसको पता होता है। कंपनी पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर। इस वजह से कंपनी सेक्रेटरी का जो स्कोप है वो अपने आप बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि अगर आप एज ए स्टूडेंट स्टार्ट करते हो तो आपकी जर्नी क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको CSET में एडमिशन लेना पड़ेगा, यानी CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद में जब आप इसमें पास हो जाते हो तो उसके बाद आप आते हो CS एग्जीक्यूटिव में। इसमें 7 पेपर होते हैं। CS एग्जीक्यूटिव के जब बोथ ग्रुप 7 पेपर आप निकाल लोगे तो उसके बाद में प्रोफेशनल प्रोग्राम होता है, उसके बाद में प्री मेंबरशिप ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में CS मेंबरशिप आपको मिलती है, और उसके बाद में आप जो भी किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हो, जॉब पे जाना चाहते हो, प्रैक्टिस पे जाना चाहते हो, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, इसको एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये आफ्टर ट्वेल्थ आप इसमें कर सकते हो, और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप डायरेक्टली CS एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले सकते हो। CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट आपको 12th के बाद में देना पड़ता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलतफहमी होती है कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ या मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में आप एडमिशन ले सकते हो। अब देखते हैं जो सबसे पहला स्टेप होता है वो CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CSET का होता है। इसमें हाल ही में ही सिलेबस चेंज हुआ है, तो एक बार इसके कंटेंट देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। ये सब्जेक्टिव है, पहले ये ऑब्जेक्टिव होता था, MCQ बेस्ड होता था, लेकिन अभी इसको सब्जेक्टिव किया गया है। 3 आवर्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग होगा, ये भी सब्जेक्टिव होगा, 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी सब्जेक्टिव होगा और 100 मार्क्स का होगा। चौथा है बिजनेस लॉस एंड मैनेजमेंट, ये ऑब्जेक्टिव है, ये OMR बेस्ड है, 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें 60 मार्क्स का बिजनेस लॉस है और 40% आपका कवर करता है बिजनेस मैनेजमेंट, ये MCQ बेस्ड होता है। जब आप CSET पास हो जाते हो तो उसके बाद में आप आते हो CS एग्जीक्यूटिव में। CS एग्जीक्यूटिव में 7 सब्जेक्ट होते हैं, जिसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट हैं, ग्रुप 2 में 3 पेपर्स होते हैं। पहला है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस का। दूसरा है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस, जिसको हम लोग SBILL बोलते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FM एक अलग पार्ट है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक अलग पार्ट है। ग्रुप 2 में 3 पेपर होते हैं। पहला है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ यानी कि CMSL, इसमें आपको स्टॉक एक्सचेंज सेबी की गाइडलाइंस के बारे में पढ़ाया जाता है। तीसरा आता है ECIPL, ECIPL का मतलब है इकोनॉमिक, कॉमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, और तीसरा है टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। जब ये दोनों ग्रुप आप कर लेते हो उसके बाद में आता है आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम। प्रोफेशनल प्रोग्राम के देखते हैं। इसमें भी 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं, ग्रुप 2 में 3 पेपर हैं। ग्रुप 2 में एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस यानी कि ESG, दूसरा ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंस, कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस, और चौथा इलेक्टिव पेपर है, यानी कि इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हो। ग्रुप 2 में 3 पेपर होते हैं, एक SM एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी, और 7वां ये भी इलेक्टिव है। इनमें से आर्बिट्रेशन, GST, लेबर लॉस, इसमें से जो भी एक लेना चाहो वो आप
ले सकते हो। टोटल मिलाकर के 5 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर आपके 6 ऑप्शंस हैं, 6 में से एक लेना होगा। यहाँ पर 5 ऑप्शन है, 5 में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। इसके बाद में कुछ ट्रेनिंग्स हैं, मैंडेटरी ट्रेनिंग। आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाओगे, आप कंपनी के कंप्लायंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तो उसके लिए कुछ कंपलसरी ट्रेनिंग भी रखी गई है। बगैर ट्रेनिंग के तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आती है SIP यानी कि स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। ये 1 दिन की ट्रेनिंग होती है। ये जब आप CSET पास कर लोगे, ये अभी दिसंबर से ही एप्लीकेबल हुआ है, पहले नहीं था। जब आप CSET पास कर लेते हो तो उसके बाद में एग्जीक्यूटिव में जाने से पहले ये आपकी 1 दिन की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद में आता है TDOP यानी कि 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये आपके एग्जीक्यूटिव के दौरान होता है। उसके बाद में आता है 1 मंथ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि EDP। ये 15 दिन क्लासरूम मोड में होता है, 15 दिन ऑनलाइन मोड में होता है। ये जब आप CS एग्जीक्यूटिव पास कर लोगे, यानी कि जब आप प्रोफेशनल में जाओगे, तब आपको देना होता है। साथ में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देनी होगी, यानी कि आर्टिकलशिप होती है। आर्टिकलशिप होती है 21 मंथ की। उसके बाद में जब आप CS प्रोफेशनल एग्जाम पास कर लोगे, उसके बाद में आता है कॉर्पोरेट लीडरशिप एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि CLDP। तो ये हमारी पूरी CS की जर्नी होती है। तो देखिए, CS बहुत ही अच्छा एक करियर ऑप्शन बन सकता है, जो आज की डेट में जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, जैसे जैसे कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही है, वैसे CS की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो CS को हल्के में लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। CS की अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो चलिए, 12th पास करिए, उसके बाद में CS को लेकर के एक बार सोचिए, और हम लोग भी CS की जर्नी में आपका साथ देने के लिए बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो चलिए, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।